चलो उसके बाद सेकंड लिखो, दैट वन इज डाया स्टीरियोमर। डाया स्टीरियोमर, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखिए। देखो, द स्टीरियो आइसोमर which is non-mirror image of each other, non-mirror image of each other। इसका कुछ फीचर्स लिखो। नॉन मिरर इमेज का मतलब होता है ना तो मिरर इमेज होगा ना तो आइडेंटिकल्स होगा। जैसे इस केस में इनांसियोमर में क्या बोला गया था कि विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बट इस केस में देखोगे ना तो आप कंप्लीटली एक दूसरे का मिरर इमेज बोल सकते हो, ना तो कंप्लीटली आप आइडेंटिकल्स बोल सकते हो। उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज डाया स्टीरियोमर विच इज नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। चलो इसका फीचर्स लिखो। पहला फीचर्स, in a pair of diastereomer, in a pair of diastereomer, in a pair of diastereomer, comma, both compound may be optically active, both compound may be optically active or or both may be optically inactive, both may be optically inactive or one active and other inactive। one active and other inactive, ऐसा बोला गया है इसमें कि इनांसियोमर में बताया गया था इन ए पेयर ऑफ इनांसियोमर बोथ द इनांसियोमर मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, दिखाया गया था फीचर्स में उसका। बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन ए पेयर ऑफ डायास्टीरियोमर, अगर कोई दो डायास्टीरियोमर है, अगर हम इन दोनों पेन को डायास्टीरियोमर बोल रहे हैं तो ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव भी हो सकता है, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डायास्टीरियोमर हैज different physical properties, diastereomer has different physical properties, has different physical properties, hence it can be separated by physical method like fractional distillation, it can be separated, hence it can be separated by physical method like fractional distillations, like fractional distillation technique, fractional distillation। वहां पर बताया गया था कि हम लोग इनांसियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, इसलिए हम इनांसियोमर को इन ए पेयर ऑफ इनांसियोमर को हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बट डायास्टीरियोमर में क्या बोला गया कि इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब अलग होता है, सो इसलिए हम लोग इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिखो, दे हैव सेम chemical property, they have same chemical property,
same chemical properties. They have same chemical properties. अब एग्जाम्पल से समझो इसको। पहला वाला में कॉन्फ़िगरेशन निकाले, कॉन्फ़िगरेशन। आ रहा होगा। पहला वाला पर 4 ग्रुप कौन कौन है? एक COOH, एक OH, एक H और ये एक बड़ा सा। निचला वाला के लिए 4 ग्रुप कौन? एक ये और एक ऊपर वाला, ये पूरा। तो पहले ऊपर वाला C स्टार का कॉन्फ़िगरेशन निकाले। कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में असाइन करो उसको। देखो असाइन कर देते हैं। ये कंफर्म है कि ये 1 होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, ये कंफर्म है कि 4 होगा। यहाँ देखो ये कार्बन, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भी कार्बन, नेक्स्ट है यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या है? रुक जाओ, ये C डबल बॉन्ड O है, ऐसा है कुछ। ये पहला कार्बन, सेकंड देखो ऑक्सीजन, 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 और ये फिर और क्या, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ये कार्बन 2 अदर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ये कुछ ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ पर दूसरा आइटम्स मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन ही होगा, बट यहाँ पर दूसरा आइटम्स क्या होगा? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। अब आप ही बताओ किसका ज्यादा प्रायोरिटी होगा? C डबल O इसका। तो ये इसको हम 2 देंगे और ये नीचे वाला 3। अभी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका कहाँ है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर। हॉरिजॉन्टल लाइन पर तो बोलेंगे कुछ और लिखेंगे कुछ और। तो देखो 1 2 3 मूव करो, 1 2 3 मूव कर रहे हैं। R होना चाहिए बट S लिखेंगे। अच्छा, हाँ R लिखेंगे। चलो अब नीचे इसी तरह नीचे बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा नीचे। यहाँ पर ये देखो आपको, ये 4 1, ऊपर ये 2 और ये 3, ये 3 मूव करो। 1 2 3, 1 2 3, क्या लिखेंगे? R लिखेंगे।
दोनों जगह आ रहा है, समझिए। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर अब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे नहीं, देखो यहाँ पर चेंज किया गया है क्या, कुछ नहीं किया गया है, इसलिए आर ही होगा। यहाँ पर चेंज किया गया है, हाँ, इसलिए आर है तो एस हो जाए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ किया गया है, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर यहाँ मैच कर रहा है ना आर। अच्छा यहाँ पर कैसे, फिर क्या बोला, यहाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पर आर ही है, ठीक, यहाँ पर एस होगा, मतलब चेंज किया गया है एस, और नीचे वाला थर्ड नंबर में क्या है, ये रुक जाओ पहले चुप रहो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आर ठीक है, यहाँ पर चेंज किया गया है, चेंज किया गया है ना, आर एस। चलो इसमें समझ में आ रहा है, आर और आर। यहाँ पर देखिए चेंजेस क्या किया गया है, यहाँ पर चेंज किया गया है, ओ OH को इधर, एच को इधर चेंज किया गया है, और यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर भी चेंज किया गया है, चेंज किया गया है, तो यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी एस। फिर देखो इसमें क्या किया गया है, इसमें कुछ नहीं चेंज किया गया है, यहाँ पर देखो कुछ नहीं किया गया है, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो चेंज किया गया है, इसलिए आर लिखे, यहाँ पर यहाँ पर एस, यहाँ पर आर, नीचे में भी आर होगा। चलो, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं पूछूं 1 और 2 में क्या रिलेशन होगा, 1 और 2 में देखो, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आर है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एस है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है ना, आर एस, आर और एस। अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर दिखेगा कि आपको कि ये मिरर इमेज भी है, मिरर इमेज भी है, तो हम, अच्छा ये इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, है, इसमें पीओएस सीओएस नहीं होगा, ये बताओ, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये बताओ। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों, क्या सेम ग्रुप आ गया, क्योंकि इसमें जो है ना, ये कुछ इसका स्ट्रक्चर आप समझो पहले, ये क्या है, ये जो बना हुआ है COOH और COOH इनटू द प्लेन है, और ये OH बाहर निकला हुआ है, ये OH बाहर निकला हुआ है, ऐसा कुछ है यहाँ पर, और ये जो है ना, यहाँ पर ये ग्रुप, यहाँ पर तो 3 ही प्लेन है, इस तरह कुछ है, देखो ये ज्योमेट्री समझने की कोशिश करो, ये जो दिख रहा है COOH अंदर इनटू द प्लेन, फिर अगर मैं बात करूं तो ये H और OH ऊपर वाला, यहां पर बात करूं तो फिर ये क्या, फिर ये OH H, OH H, ये OH H, COOH। तो अभी यहां पर देखोगे ना, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर यहां से मॉलिक्यूल्स को हम कट करेंगे तो क्या होगा, मिरर इमेज दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसमें पीओएस होने के कारण क्या है, ये पीओएस है, पीओएस होने के कारण क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वहां पर कुछ नहीं, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर मैं पूछूं 1 और 2 में क्या रिलेशन होगा, 1 और 2 इनांसियोमर होगा। अगर हम आपसे पूछे कि 1 और 3 में क्या रिलेशन होगा, देखो इसको आप देखो, यहाँ पर तो यहाँ पर आइडेंटिकल दिख रहा है, और यहाँ पर मिरर इमेज दिख रहा है,
ना तो इसको हम कंप्लीटली मिरर इमेज बोल सकते हैं, ना तो कंप्लीटली आइडेंटिकल्स बोल सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डायस्ट्रियोमर। अगर हम आपसे पूछे 1 और 4 में क्या रिलेशन होगा, 1 और 4 में, 1 और 4 को आइडेंटिकल्स बोलेंगे, आइडेंटिकल बोलेंगे। अगर हम आपसे पूछे 3 और 4 में क्या रिलेशन होगा, 3 और 4 में, 3 और 4 में, देखो यहाँ मिरर इमेज दिख रहा है, यहाँ पर आइडेंटिकल दिख रहा है, यहाँ पर मिरर इमेज, तो क्या बोलेंगे, डायस्ट्रियोमर। अगर हम आपसे पूछे 2 और 3 में क्या रिलेशन है, 2 और 3 डायस्ट्रियोमर है। अगर आपसे पूछा जाए 2 और 4 में क्या रिलेशन है, 2 और 4 इनांसियोमर। तो अब हमें लगता है कि समझ में आ गया हो, कितना 1 2 4 और 6 क्वेश्चन हो गया। तो आपको क्या इनांसियोमर होता है, क्या डायस्ट्रियोमर होता है, समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। नोट में लिख लीजिएगा, नोट में पॉइंट लिख लीजिएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर are also called diastereomer. Geometrical isomer are also called diastereomer. नोट में दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, इक्यूमोलर, इक्यूमोलर, क्या बोले, इक्यूमोलर, इक्यूमोलर, इक्यूमोलर का मतलब क्या होता है, इक्वल मोल, इक्यूमोलर, इक्यूमोलर, इक्यूमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल, स्मॉल डी एंड एल are called रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर। इक्यूमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आर कॉल्ड रेशमिक मिक्सचर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा इसी में, रेशमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, रेशमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन, कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन, क्या वहां लिखा हुआ एक्सटर्नल कंपनसेशन। फैन, फैन बंद कर दो। यहाँ देखो, इसको ये सब नाम याद रखना है, इसको डी लैक्टिक एसिड बोलते हैं। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा हुआ लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर आप फॉर्मूला नहीं जानोगे तो कैसे ये बताओ कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, कल ही बताए थे। और ये डी कैसे पता चला, हम जाकर लैब में एक्सपेरिमेंट किए, तब ये पता चला कि डी ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, मीन्स प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ये एल लैक्टिक एसिड है।
देखो ऐसे तो देखा जाए तो अगर ये दोनों एक दूसरे का इनांसियोमर है, इनांसियोमर है, अगर हम इन दोनों का इक्वल्स मोल्स ले, इक्वल मोल्स, अगर इसका एक मोल ले तो इसका भी एक मोल ले, अगर दोनों का इक्वल मोल्स ले तो हम इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों एक दूसरे का रेसमिक मिक्सचर होगा, यही लिखा गया इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आर कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों अभी रेसमिक मिक्सचर है, रेसमिक मिक्सचर। क्योंकि अभी दोनों का इक्वल मोल्स लिया गया है। एक चीज बोला गया कि देखो दोनों का इक्वल मोल्स हम लोग लिए हैं, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉक वाइज डायरेक्शन से मान लो कि थीटा डिग्री घुमाया, अगर दोनों का इक्वल मोल्स लिए हैं तो ये भी क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को माइनस थीटा डिग्री रोटेट करेगा। तो क्या हुआ, नेट रोटेशन क्या हुआ, जीरो हो गया। इसलिए बोला जाता है कि ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन रेसमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि दोनों में नेट रोटेशन जीरो हो जाता है। ये 60 डिग्री से घुमाता है क्लॉकवाइज, तो ये माइनस 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करता है, इसलिए नेट रोटेशन जीरो हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि रेसमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड व्हाट इज द रीजन, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। नेक्स्ट टर्म लिखे अगर हो गया तो दैट इज मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड मीजो कंपाउंड, तो इसमें लिखें इट इज नॉट ए रिलेशनशिप, it is not a relationship, relationship comma it is the property of given compound, it is the property, it is the properties of given compound। जैसे इसके पहले मैं इनांसियोमर बताया, डायस्टिरियोमर बताया, इट इज ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप, किसी दो मॉलिक्यूल्स के बीच कैसा रिलेशन है, या तो इनांसियोमर हो सकता है या तो डायस्टिरियोमर हो सकता है। बट ये क्या है, ये कोई एक रिलेशनशिप नहीं है, ये किसी भी कंपाउंड का प्रॉपर्टीज है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी गिवन कंपाउंड। तो इसको इसको मीजो कंपाउंड, कैसे हम मीजो कंपाउंड चेक करते हैं, तो उसके लिए लिखो, आप लिखो आइडेंटिफिकेशन, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में लिख लीजिए प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ at least two chiral center, presence of at least two chiral center along with POS, presence of at least two chiral center along with POS। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में आपको दो chiral सेंटर दिख जाए और POS दिख जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट वो मीजो कंपाउंड है। ये पहचानने का तरीका है, मीजो पहचानने का तरीका है। जैसे मैं अगर किसी एग्जांपल से आपको समझाऊं, देखो बताओ ये मीजो कंपाउंड है या नहीं है, दो कायरल सेंटर है यहाँ पर, नहीं है, देखो बोलता है दो कायरल सेंटर नहीं है, नहीं है, देखो ये कायरल सेंटर नहीं है, ये कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर होने के लिए कंडीशन क्या है,
sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और चारों ग्रुप अलग होना चाहिए। दो कायरल सेंटर है, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये पीओएस दिख रहा है, तो ये क्या है? एक मीजो कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड। देखो जो पीछे चीज पढ़ाया गया है तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पढ़ कर आए, नहीं तो हम उसको रिवाइज नहीं करवाएंगे। एक बार चला गया अभी चला गया। चलो, तो फिर ये मीजो कंपाउंड है। कुछ और एग्जांपल जैसे हम प्रैक्टिस करवाएं आपको। हम्म क्या मीजो कंपाउंड है वो जो बनाया गया है? हम्म पीओएस है, पीओएस है बट कायरल सेंटर नहीं है। ये कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप तो मिथाइल है, दूसरा ग्रुप हाइड्रोजन है, तीसरा ग्रुप चले तो CH2 मिला, फिर CH पर CH3 मिला, इधर नीचे भी चले तो CH2, फिर उसके बाद CH पर CH3, थर्ड और फोर्थ ग्रुप आइडेंटिकल हो जा रहा है। तो ये कायरल सेंटर नहीं होने के कारण क्या है? ये मीजो कंपाउंड नहीं है, तो नोट ए मीजो कंपाउंड। कायरल सेंटर है। हम्म देखो, कायरल सेंटर है बट पीओएस नहीं है। अरे यार, अगर हम ऐसे कट कर दें यहाँ पर से, क्या ये पीओएस दिखाई देगा आपको? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्या मिरर इमेज नहीं दिखाई देगा? ये अगर हम कट कर दे तो मिथाइल मिथाइल, यहाँ पर कार्बन तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन तो यहाँ कार्बन, क्या हम इसको पीओएस नहीं बोल सकते हैं? तो ये एक मीजो कंपाउंड है, दो सी स्टार भी है और साथ ही साथ क्या है? एक पीओएस भी है। कौन मिथाइल ग्रुप प्लेन में नहीं है? ये मिथाइल ग्रुप बाहर निकला हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? बाहर निकला हुआ है, ये भी बाहर निकला हुआ है। अगर बाहर निकला हुआ है तो एक दूसरे का मिरर इमेज भी होगा। चलो, तो ये मीजो कंपाउंड समझ में आया कैसे निकालना है। आपको कायरल सेंटर चेक करना है, दो कायरल सेंटर होना चाहिए और एलोंग विथ पीओएस होना चाहिए। चलो, थोड़ा सा आइडिया एक्सिस ऑफ सिमेट्री का भी देता हूँ। देखो हेडिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये चैप्टर, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टफ क्यों हो जाता है? क्योंकि आप लोग 3D विजुअलाइज नहीं कर पाते हो, इसलिए टफ होता है टॉपिक। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एओएस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एओएस। इसका डेफिनेशन पहले लिखो। ए लाइन, a line present in the molecules, present in the molecules, present in the molecules along which
along which, comma, if molecules is rotated, along which if molecules is rotated through 360 degree, through 360 degree, 60 degree, comma, it gives same appearance at least twice, at least twice, at least twice. लिख लिया। हम यहाँ पर समझने की कोशिश करो। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को 360 से घुमाएंगे ना तो उसका सेम अपीयरेंस आना ही है। तो ऐसा बोला गया किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक ऐसा लाइन जिसके अलोंग अगर रोटेशंस करे तो क्या एटलीस्ट 2 बार से एक जैसा दिखना ही चाहिए। समझ रहे हो? जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं, इसको समझो अच्छी तरह से। ये BF3, ये बोरॉन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, BF3। देखो अगर इस मॉलिक्यूल्स को हम पकड़कर 360 घुमा दे, रोटेट कर दे तो एक जैसा, एक सेम अपीयरेंस आ जाएगा। सर ये समझ रहे हो? तो अभी आप ऐसा समझ सकते हो, ये फैन है, फैन पंखा का ब्लेड्स जो होता है ना, ब्लेड्स, ये आपको पता होगा ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ये जो एंगल होता है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। तो अभी हम देखो क्या करेंगे ना, इस मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स, ये BF3 है, ये BF3 है। सर बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है। अरे यार सब, हाँ क्या हुआ? बोर्ड पूरा नहीं, सर पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है। पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है तो अब दिखाई दे रहा है? नहीं सर। अच्छा, झूठ मूठ का बदनाम करने पर लगी रहती है। देखो तो उसको हिलाओ मत, किसी दिन साउंड बॉक्स गिरा देती है। चलो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स को समझा रहे थे। ये ऑनलाइन क्लास हो गया है ना, तो ये जैसे होता है ना, एक तरह से आजकल मजाक हो गया है पूरा। ऑनलाइन क्लास देखो यूट्यूब पर कितना देरी मुजरा चलते रहता है। देखो ये BF3, ये BF3 है। तो अब हम क्या करेंगे ना, अगर हम इसको 360 घुमा दे, पूरा 360, तो एक ही जैसा दिखना शुरू हो जाएगा ये। अभी यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि देखो इसमें अगर हम यहाँ पर क्या करें ना, यहाँ पर इसको हम इंसर्ट कर देते हैं, ब्रोमीन में इसको फंसा देते हैं। अगर हम इसको 120 घुमाएं, ऐसा होगा 120, सेम अपीयरेंस आएगा। अगर इस मॉलिक्यूल्स को 120 डिग्री से घुमाऊं ऐसे पकड़ के, तो क्या होगा बताओ? ये जो फ्लोरीन है यहाँ पर चला आएगा, ये यहाँ चलाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, सेम अपीयरेंस आएगा। इसी तरह फिर 120 डिग्री से घुमाओ तो फिर क्या होगा, ये फ्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा। फिर 120 डिग्री से घुमाओ तो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब 360 घुमाने पर कितना बार सेम अपीयरेंस आया? 3 बार। 3 बार आया ना, 3 बार आया। तो इसमें हम लोग बोलेंगे इसमें C3 एक्सिस सिमेट्री है। C3 एक्सिस 360, देखो 360 में तो सेम आना ही है। एक बार 120 में आया, एक बार कितना 240 में सेम आया, फिर 360 में आया। ये समझा? तो इसलिए बोलते हैं अगर इस मॉलिक्यूल्स को इसके अलोंग घुमाएं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C3 मतलब क्या? C3 का मतलब क्या होता है कि हर एक 120 डिग्री पर आपको एक सेम अपीयरेंस मिलने जा रहा है। अच्छा, कोई अगर हम चाहें
इसके अलोंग घुमा भी सकते हैं या नहीं बताओ। आप ऐसा समझो, यहाँ पर एक बॉल है, ये बॉल है, बॉल में आप एक 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 पेन इंसर्ट कर दिया उसमें, और इसको घुमाओ ऐसे, कितना बार सेम अपेरेंस आएगा, कितना घुमाओगे तो सेम अपेरेंस आएगा, 180। 180 क्या समझ पा रहे हो कि अगर हम इसको पकड़कर घुमाएं तो 180 में ऐसा एक अपेरेंस सेम आ जाएगा, सिर्फ 360 पर तो आएगा ही। तो ये जो एक्सिस है इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2, क्योंकि टोटल 360 घुमाने पर आपके आपके पास दो बार सेम अपेरेंस आया, एक बार 180 डिग्री पर और एक बार 360 डिग्री पर। तो दिस इज C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर हम इसके अलोंग घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे पकड़ के, तो दैट इज C3। अगर हम ऐसे करके घुमाएंगे तो दैट इज C2। तो एक मॉलिक्यूल में बहुत सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। तो ये जो जो हाईएस्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इससे ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं मिल सकता है, प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सा समझने में ये डिफिकल्ट है वगैरह। हाँ ग्रुप सेम है ना, अगर चेंज कर दूं तो फिर इसमें दिक्कत होगा, क्योंकि ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, इसलिए तो 120 घुमाने पर ये फ्लोरीन यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे मतलब ही नहीं है। और ग्रुप चेंज कर देंगे तो फिर दिक्कत आएगा वहां पर। अब फ्लोरीन के इक्विवेलेंट तो एक फ्लोरीन हो नहीं सकता है। जैसे देखो एक और एग्जांपल, बताओ इसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री खोजो। ऊपर वाला में, ऊपर वाला में कभी आएगा ही नहीं। अगर हम 180 घुमा देते हैं इसको, 180 घुमा देंगे तो क्या होगा बताओ? ये अभी बाहर था तो फिर अंदर चला जाएगा, तो एक जैसा हुआ क्या? नहीं ना। हाँ 360 से फिर 180 घुमाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। बट हम क्या बोला गया देखो यहाँ पर, एटलीस्ट ट्वाइस। हाँ 360 घुमाने पर हर एक मॉलिक्यूल तो सिमिलर दिखेगा ही है, एक जैसा दिखेगा ही। इसमें कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें एओएस क्या है? एओएस एब्सेंट है। हाँ इसमें बताओ। हाँ 180। अगर अगर हम यहाँ से इसको ऐसे घुमाएं तो यहाँ से C2 मिलेगा। अगर हम यहाँ पर समझो ये क्या है, मिथाइल बाहर है, ये मिथाइल बाहर है, ऐसे समझो ये मिथाइल बाहर है और एक मिथाइल अंदर है। अगर हम 180 घुमाएंगे तो क्या होगा? ये बाहर निकल जाएगा और ये अंदर चला जाएगा, ये ऐसा ही हो जाएगा ना। सेम अपेरेंस आ जाएगा। तो इसमें C2 है। C2 मीन्स क्या? 180 डिग्री घुमाने पर सेम अपेरेंस, फिर 360 पर सेम अपेरेंस। इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है थोड़ा सा आपको बता दिया गया। उसके बाद लिखो कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो इसमें दो केस बना लो। केस नंबर 1, केस नंबर 1 लिखना, इफ molecules has
डिसिमिलर एंड्स, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जो होता है दैट इज 2 टू द पावर n। यहाँ पर क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। केस 2, इफ, वही सेम फॉर्मूला जो जीआई में लिखे थे ना यहाँ पर भी, इफ मॉलिक्यूल्स हैज सिमिलर एम्स, इसमें भी दो, अगर n आपका इवन आता है तो इस केस में नंबर ऑफ एसआई स्टीरियो आइसोमर दैट इज 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। अगर n आपका ऑड आता है तो इस केस में नंबर ऑफ एसआई दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2। ये पूरा वहां पर नंबर ऑफ जीआई की बात कर रहे थे, बट यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर की बात करेंगे। आपको बताया गया था स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कायरल सेंटर्स और रिंग ड्यू टू विच स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज काउज्ड। तो जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाऊं, CH3 CH OH, अभी इसमें पूछे कि कितना नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल्स होगा इसमें, तो इसमें क्या देखोगे, ये कायरल सेंटर्स, ये कायरल सेंटर, क्या ये सिमिलर रिंग्स वाला है या डिसिमिलर रिंग्स वाला है? अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो सेकेंड कार्बन पर वो है, उधर से नंबरिंग करें थर्ड कार्बन पर वो है, तो जरूर डिसिमिलर रिंग्स है, डिसिमिलर है। तो नंबर ऑफ एसआई कितना होगा, दैट इज 2 टू का स्क्वायर 4। और 4 कौन कौन होगा थोड़ा सा एक बार बता देते हैं। एक का कॉन्फ़िगरेशन आर रखना, दूसरा का एस, फिर पहले आर आर कर दो, फिर आर एस एस आर एस एस, यही 4 पॉसिबल्स होगा। बताओ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ये सी स्टार, ये भी सी स्टार, क्या सिमिलर इन या डिसिमिलर इन? सिमिलर क्यों, डिसिमिलर क्योंकि इधर जाएंगे तो सेकेंड कार्बन पर ओ एच, उधर सेकेंड कार्बन पर बी आर, तो ये डिसिमिलर है। हाँ यहाँ पर ओ एच रहता तो हम बोलते हैं सिमिलर इन, तो ये डिसिमिलर इन वाला है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एसआई कितना हो जाएगा, दैट इज 4। देखो ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इसके अबाउट क्या होगा, वो क्यों स्टीरियोजेनिक सेंटर है, डबल बॉन्ड है, तो क्या डबल बॉन्ड हम बोलेंगे कि वहां जीआई होगा, यहाँ पर जीआई होगा। यहाँ पर क्योंकि इस कार्बन पर भी 2 ग्रुप अलग अलग है, एक हाइड्रोजन और एक बड़ा सा ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन और एक मिथाइल, तो इसके अराउंड जीआई होगा, और इसके अराउंड क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। समझ रहे हो? तो इस केस में नंबर ऑफ एसआई होगा दैट इज 2 का स्क्वायर 4। ये डिसिमिलर इंड है क्योंकि इधर से जाएंगे तो सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड, इधर से जाएंगे तो थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड, क्या ऐसे बोल सकते हैं, इधर से जाएंगे सेकेंड कार्बन पर वो है, उधर से जाएंगे तो फोर्थ कार्बन पर वो है, तो ये डिसिमिलर इंड है, इसलिए नंबर ऑफ एसआई कितना होगा, 4 होगा।
ये 4 कौन कौन होगा? अगर ये जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बना सकते हो। एक बार इसको आर रखेंगे, इसको सिस बोल देंगे, एक बार आर रखेंगे फिर इसको ट्रांस बोल देंगे, एक बार इसको एस सिस एस, यही 4 पॉसिबिलिटी आएगा। आप ड्रॉ भी कर सकते हो चाहो तो बनाकर, बट उतना जरूरी नहीं है। इसमें बताओ नंबर ऑफ एसआई, ये सिमिलर एंड या डिसिमिलर एंड वाला हो? सिमिलर एंड, 2 कायरल सेंटर है बट एन अभी क्या है, इवन है। इवन है तो पहला वाला फॉर्मूला लगाओ, कितना जाएगा इस केस में, 3 आ जाएगा, 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ एसआई जब निकालेंगे दैट 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर 2 बाई 2 माइनस 1, दैट विल कम 3। अब ये 3 कौन कौन होगा थोड़ा ये भी समझो। ये थोड़ा देर पहले अभी ये मॉलिक्यूल्स हम ड्रॉ किए थे जब आपको डायस्ट्रियोमर पढ़ा रहे थे, तो यही मॉलिक्यूल्स था। देखो कैसे वो 3 बनाएंगे यहाँ पर, ये समझ लीजिए। आप ये बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? हम्म, यही 3 है। और थर्ड वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब इन तीन में 2 ऑप्टिकली एक्टिव है और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा, पीओएस आ जाएगा। ये यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये क्या है, पीओएस है। पीओएस के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और इसी को हम बोले मीजो कंपाउंड बोल सकते हैं इसको, दैट इज मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन क्या था, 2 सी स्टार होना चाहिए अलोंग विथ पीओएस। और ये क्या, ये इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव है और ये इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव है। और 1-2 में क्या रिलेशन होगा, 1 और 2 इनांसियोमर है। ये क्या है, इनांसियोमर है। और ये क्या है, मीजो कंपाउंड है। ये दोनों आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है, बट ऐसा नहीं कि हमेशा मिरर इमेज दिखे। करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशंस निकालना पड़ेगा। अगर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस आया तो क्या हो जाएगा, इनांसियोमर होने का चांसेस है। क्योंकि इनांसियोमर होने के लिए एक और कंडीशन है, इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो बोला गया था कि प्रेजेंस ऑफ सी स्टार इज नॉट ए कंपल्सरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसे आप देख सकते हो इसमें 2-2 सी स्टार है बट स्टिल ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बताया गया था अगर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, पीओएस सीओएस कंबाइनली अगर एब्सेंट होगा तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। चलो हो गया। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आप निकाल लोगे। आगे बढ़ते हैं। लिखो, नेक्स्ट लिखो, cases in which
in which optical activity optical activity optical activity optical activity is present optical activity is present in absence of chiral center in absence of chiral center in absence of chiral center लिख लिए होंगे क्यूमिलीन क्यूमिलीन्स और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसको क्यूमिलीन बोला जाता है जैसे क्यूमिलीन हम बना रहे हैं ये क्यूमिलीन है तो क्या ये क्यूमिलीन देखो यहाँ पर सी स्टार नहीं है हम लोग का हेडिंग ही क्या है कि ऐसा सिस्टम को हम अभी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर सी स्टार नहीं होगा बट उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसमें सी स्टार नहीं है क्योंकि सी स्टार के लिए कंडीशंस है कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और चारों ग्रुप अलग होना चाहिए बट इसमें ऑल द कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज अगर इसकी बात करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा बट यहाँ पर चारों ग्रुप सेम चारों ग्रुप तीन ग्रुप सेम है चलो तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो समझ में आ रहा होगा ये दोनों ग्रुप जो क्या है प्लेन पर है बोर्ड के प्लेन पर है और ये दोनों ग्रुप क्या है एक प्लेन के बाहर है और एक अंदर है तो क्या इसमें पीओएस होगा पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन जो कि इसको इक्वल हाफ में बांटता हो नहीं होगा इसमें अगर आप ये बोर्ड का ही प्लेन मान लो अगर बोर्ड के प्लेन के अलाउ कट करेंगे तो क्या होगा क्या ये मिथाइल का मिरर इमेज OH है नहीं ना हाँ यहाँ पर ग्रुप अगर आइडेंटिकल्स कर दूंगा तो क्या होगा तो पीओएस हो जाएगा हाँ अगर किसी को कट ऐसे ऐसे कट करने का मन हो कि यही प्लेन से कट कर दे मतलब इसके परपेंडिकुलर प्लेन जिसमें CH3 और OH कट हो जाए तो भी क्या मिरर इमेज होगा बताओ नहीं होगा क्यों क्योंकि इस हाइड्रोजन का मिरर इमेज मिथाइल नहीं है मीन्स इसमें पीओएस नहीं है पीओएस नहीं है सीओएस भी नहीं है सीओएस भी नहीं है क्यों इस सेंटर से हम यहाँ चले तो मिथाइल मिला क्या इतना ही दूर अंदर जाएंगे तो मिथाइल मिलेगा क्या मिथाइल तो आपका क्या है बोर्ड पर है समझ रहे हो तो इसमें पीओएस सीओएस दोनों एब्सेंट है इसलिए क्या है ये इसमें पीओएस नहीं है इसमें सीओएस नहीं है इसलिए ये ऑप्टिकली क्या है एक्टिव है बट अगर ऑड क्यूमुलिन कर दूं तो क्या प्रॉब्लम होगा बताओ ऑड क्यूमुलिन कभी हाँ क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों 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 ऑड क्यूमुलिन क्यों ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा हाँ क्योंकि उसका रीजंस है वहां पर जीआई में डिटेल्स बताया गया कि ये दोनों ग्रुप जो जिस प्लेन पर लाई करेगा ना वो दोनों ग्रुप भी सेमी प्लेन पर लाई करेगा बताया गया ये सब कि ऑड क्यूमुलिन में क्या प्रॉब्लम होता है ना वहां पर डिटेल्स बताया गया था अगर ऑड क्यूमुलिन होगा ना तो ये प्रॉब्लम आ जाता है ऑड क्यूमुलिन होने से मिथाइल और सीएच जिस प्लेन पर होता है उसी प्लेन पर मिथाइल और OH भी आ जाएगा तो क्या होगा बताओ इसमें पीओएस आ जाएगा पीओएस हम क्या करेंगे इसी प्लेन से कट कर देंगे इसको ये पीओएस आ जाएगा अगर पीओएस आ गया सीओएस इसमें पीओएस है सीओएस नहीं है इसलिए ऑप्टिकली क्या है इनएक्टिव है अगर ऐसा सिस्टम हो गया तो
अभी क्या प्रॉब्लम आएगा बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? क्यों? हाँ, क्योंकि अभी इसमें पीओएस आ गया। अगर मैं बोर्ड के प्लेन के अलोंग इसको कट कर दूं तो क्या होगा बताओ? यही तो पीओएस आ जाएगा यहाँ, क्योंकि OH और OH ये दोनों मिरर इमेज हो जाएगा, तो इसमें पीओएस आ जाएगा। COS नहीं है, बट ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्या ये मॉलिक्यूल्स GI शो करता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स? हाँ तो अलग है, देखो ना, कंडीशन हम थोड़ा बोले हैं, कंडीशन बताओ। हम बोले हैं कि GI शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। अच्छा, ये इवेन है, ये इवेन है। इवेन और क्या चीज को हम काउंट करते हैं? वहां लिखाया गया है कि वहां पर जो इवेन क्या होगा, पाई बॉन्ड को ये काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड इवेन है या ऑड है? यहाँ पर पाई बॉन्ड इवेन है, यहाँ पर पाई बॉन्ड ऑड है। ये बोला गया था कि ऑड में GI होगा, बशर्ते कंडीशन इज दैट टर्मिनल ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट। ऐसा होने से क्या होता है, ये जो कायरल, ये जो एरियल डिस्टेंस होता है दैट विल डिफरेंट, एरियल डिस्टेंस। अगर हम इसको सिस बोल रहे हैं, अगर HOH का डिस्टेंस अगर मान लो कि x है, तो जब इसका हम ट्रांस बनाएंगे, दूसरा आइसोमर बनाएंगे, तो क्या होगा, ये OH नीचे आएगा, नीचे आएगा तो क्या HOH के बीच डिस्टेंस y होगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए GI शो करेगा, बट ये GI शो नहीं करता था। चलो, तो ये समझ में आ गया। एक और सिस्टम देख लो, स्पाइरेन। स्पाइरेन स्पाइरेन देखो, स्पाइरेन कुछ ऐसा होता है, इसको स्पाइरेन बोलते हैं। अगर रिंग ना, ये दिस इज स्पाइरेन, इसको थोड़ा और 3 डायमेंशनल में बना दो पहले। चलो, ये HCl3, अगर इसका हम 3D रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा हमको। ये जो रिंग है ना, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये प्लेन पर है, ये प्लेन पर है, तो ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन पर होगा ग्रुप। अगर ये रिंग प्लेन पर है तो ये जो रिंग होगा परपेंडिकुलर चला जाएगा। अगर ये रिंग परपेंडिकुलर गया तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, प्लेन पर आ जाएगा। ये ऐसा किस लिए होता है, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए होता है। अगर ये रिंग प्लेन पर है तो दूसरा रिंग इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, मुड़ जाएगा ऐसा, ये ताकि रिपल्सन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो अभी आपको बताना है कि इसमें POS COS है या नहीं है। POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन जो कि इसको इक्वल हाफ में बांटता हो। नहीं होगा, देखो ऐसे इमेजिन करने की कोशिश करो ना। देखो, ये ये बाहर निकला हुआ है ऐसे, ये बाहर निकला हुआ है। दूसरा कैसे है, दूसरा अगर दूसरा, सॉरी, ये वाला ऐसे है, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह है, और दूसरा कैसे है, ऐसे, दूसरा इस तरह है।
अगर हम ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर ग्रुप ऐसा निकला हुआ है, ये ग्रुप अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखोगे मिथाइल निकला हुआ है बाहर है और हाइड्रोजन अंदर है। अगर यहाँ पर ग्रुप की बात करें तो ये CH3 भी प्लेन पर है और हाइड्रोजन भी बोर्ड के प्लेन पर है। तो अगर हम कौन सा प्लेन की, अगर हम ऐसे कट करूं, ये प्लेन की कट करूं, ये प्लेन समझ रहे हो, ये प्लेन मिस बोर्ड का प्लेन, बोर्ड के प्लेन से कट करेंगे तो ये तो कट जाएगा। यहां पर क्या हुआ, मिथाइल और हाइड्रोजन क्या एक दूसरे का मिरर इमेज होगा? नहीं, नहीं होगा। यहाँ पर हाँ, ये दोनों भी कट जाएगा तो चलो कोई बात नहीं, बट ये मिथाइल हाइड्रोजन एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा। हाँ, ये रिंग कट जाएगा, रिंग भी आधा आधा कट जाएगा और एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। समझ रहे हो? तो हम इसमें क्या पीओएस बोल सकते हैं? पीओएस बोलेंगे नहीं है। अगर किसी को कोई चाहता कि इस तरह हम कट करें परपेंडिकुलर, तो क्या दिक्कत आता बताओ? हाँ, ये CH3 और हाइड्रोजन एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होता। ऐसे कट करने से ये दोनों कट जाता तो चलो दिक्कत नहीं था, बट ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होता। हाँ, अगर मैं इसको हटाकर हाइड्रोजन कर देता तो क्या होता, इसमें पीओएस आ जाता। इसको हटाकर हाइड्रोजन कर देता या हम इन दोनों में हटाकर ये दोनों ग्रुप को आइडेंटिकल कर देता तो पीओएस आ जाता। तो इसमें क्या है, पीओएस नहीं है, सीओएस भी नहीं होगा, इसलिए क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, एक वन रिंग इज इक्वल टू डबल बॉन्ड। एक रिंग को डबल बॉन्ड समझो तो ये क्या हो जाएगा, ये एक डबल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड, जो कि हम केसेस बता चुका हूं क्यूमिलिन में। चलो, तो ये भी खत्म हो गया, मीन्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने पूरा खत्म कर दिया। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। देखो इन आइसोमेरिज्म का ये लास्ट टॉपिक, दैट इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो OI कैसा लगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तो कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे, केमिस्ट्री अब छोड़ दें, केमिस्ट्री मेरे बस की बात नहीं है, चलो छोड़ो, देख लेंगे, फिजिक्स में देख लेंगे और बायोलॉजी में देख लेंगे, ऐसे भी एलिमेंट होंगे, हो जाता है ऐसा। कोई ऐसे होंगे जो फिजिक्स से हाथ धोकर बैठ गए होंगे कि हम फिजिक्स में, हमको कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। अगर आपको नीट रिजल्ट करना है, अगर आप चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हैं, तो तीनों में इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री कर लिए और फिजिक्स हम छोड़कर चले गए और सोचे कि हम मेडिकल कॉलेज में चले गए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए 600 प्लस मार्क्स की जरूरत होती है। 600 प्लस मार्क्स तभी आएगा जब आप तीनों पेपर्स को अच्छी तरह से करेंगे, तभी 600 प्लस आएगा। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस का 90 क्वेश्चन हम कर कर चले आए, ये पॉसिबल्स नहीं है। उसमें वो 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जो आप नहीं कर सकते हैं, वो करोगे तो गलत ही होगा। तो इसलिए तीनों चीज को अगर जो चाहते हैं सही में मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हैं, तो आपको तीनों चीज को पढ़ना शुरू करें। तो ये पहले हम ये बताना चाहते हैं कि कन्फॉर्मेशनल का मतलब क्या होता है। अगर हम लिटरेचर के अकॉर्डिंग मीनिंग इसका देखें, तो लिटरेचर में जाकर देखोगे तो इसका मीनिंग होता है आइडेंटिकल। कन्फॉर्मेशनल का मतलब क्या, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल
ये मेनली जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स या कॉन्फॉर्मर्स, ये मेनली अल्केन में देखा जाता है, क्योंकि अल्केन में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि अल्केन के अंदर ओनली सिग्मा बॉन्ड्स होता है और सिग्मा बॉन्ड्स के अलोंग फ्री रोटेशंस पॉसिबल है। किसका फोन आ रहा है, बाहर आ रहा है। चलो, तो ये मैं बोल रहा हूं कि हम यहाँ पर नेक्स्ट लिखें कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स इन इथेन, इथेन, इथेन। इसमें पहला पॉइंट लिखे, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट infinite number of identical, infinite number of identical, comma, non isolable, non isolable conformations are possible on rotations along carbon carbon single bond through 360 degree, through 360 degree. चलो पहले ये चीज समझो, एक पॉइंट और लिख लो, फिर उसके बाद हम समझाएंगे। एक पॉइंट और लिखो, इन ऑल infinite conformations conformation, comma, bond length, comma, bond energy and bond angle are constant only dihedral angle ब्रैकेट में DHA dihedral angle changes, एक पॉइंट और लिख लो, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। लिखो, DHA dihedral angle is interfacial angle between front CH bond and rear CH bond, चलो ये तीनों लिख लिए, थोड़ा देर के बाद हम समझाते हैं। उसके बाद लिखे प्रोजेक्शन फॉर्मूला। जैसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए दो प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे, कौन कौन?
एक वेज डैश प्रोजेक्शन और दूसरा फीचर प्रोजेक्शन। वो क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स को समझने में थोड़ा हेल्प करता है। इसी तरह अगर हमको कॉन्फॉर्मेशन को समझना है तो यहाँ पर भी दो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। एक को बोलते हैं दैट वन इज सॉहर्स प्रोजेक्शन और दूसरा को बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो हम क्या ये लिख लो, पहले पहला को क्या बोलते हैं, सॉहर्स प्रोजेक्शन और दूसरा को बोलते हैं दैट वन इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये इथेन मॉलिक्यूल्स है, देखो ये इथेन मॉलिक्यूल्स है। हम बोला गया ना, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करके we can get infinite conformations of ethane. There is infinite conformations are possible on rotations along this carbon carbon single bond. 1 डिग्री से रोटेट करेंगे तो एक कॉन्फॉर्मेशन मिलेगा, 1.5 डिग्री से रोटेट करेंगे तो एक नया कॉन्फॉर्मेशन मिलेगा। जितना 360 तक रोटेट करते चलो वी कैन गेट इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशन। इसलिए लिखा गया कि इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशंस, इथेन के लिए इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशन पॉसिबल है, किसी भी अल्केन के लिए इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशन पॉसिबल है। और ये बोला गया कि ये जो कॉन्फॉर्मेशन होते हैं दे आर नॉन आइसोलेबल। ऐसा नहीं है कि ये जो इथेन है इसको 1 डिग्री रोटेट करके जो कॉन्फॉर्मेशन आपने बनाया और आप चाहोगे कि ये जो दो कॉन्फॉर्मेशन है इसको हम सेपरेट कर ले, लैब में जाकर सेपरेट कर ले, तो ये पॉसिबल्स नहीं है। ये पॉसिबल्स नहीं, ये लिखा गया कि नॉन आइसोलेबल होता है। कॉन्फॉर्मेशन जो होते हैं दे आर नॉन आइसोलेबल, दे आर आइडेंटिकल, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। क्योंकि ये कैसे ऑब्टेन हुआ है, आप 1 डिग्री रोटेट करके उसको ऑब्टेन किए हो। तो ये मैं अगर इसका सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाऊं तो सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं ना, ये मान लो कि ये मेरे लिए फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, ये क्या है रियर कार्बन। तो हम क्या करते हैं, अगर अगर हमको न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है तो ये एक लाइन, ये जो कार्बन कार्बन जो दिख रहा है एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फ्रंट कार्बन है और ये रियर कार्बन है। यहां पर 3 ग्रुप लगाते हैं, देखो इसको, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अगर अगर यहाँ पर देखा जाए, देखो ये कुछ ऐसा है, इसको समझने के लिए जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो ये कार्बन कार्बन ऐसा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और एक नीचे हाइड्रोजन यहाँ वाला बताया, ऐसा ही है ना। ये हाइड्रोजन इधर वाला, ये वाला हाइड्रोजन, ये इधर वाला हाइड्रोजन और ये नीचे हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पर अगर बात करें तो एक हाइड्रोजन इधर, इधर और एक नीचे। अच्छा, जब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर देखेंगे यहाँ पर जो हाइड्रोजन है तो क्या हमको पीछे वाला हाइड्रोजन दिखेगा? अगर हम ऐसे दिखेंगे तो नहीं दिखेगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं ना, दिस इज एक्लिप्स सॉहर्स। क्योंकि हम जब फ्रंट से देख रहे हैं फ्रंट सी एच, ये फ्रंट सी एच के कारण क्या हो रहा है, पीछे वाला सी एच ढक गया है। जैसे होता है ना एक्लिप्स, होता है ना सोलर सिस्टम में एक्लिप्स फॉर्म। तो यहाँ पर एक्लिप्स मतलब क्या होता है, एक्लिप्स मीन्स पूरा ढक जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि एक्लिप्स हो गया। तो ये इसलिए क्या है, ये फ्रंट वाला ये जो सी एच आपको दिखाई दे रहा है, ये पीछे वाला जो सी एच है आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्लिप्स फॉर्म। ये क्या बोला जाता है, एक्लिप्स। और ये कौन सा फॉर्म है, सॉहर्स।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशंस कर सकते हैं। ऑन रोटेटिंग अलोंग दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपको इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो अगर हम रोटेट करेंगे, देखो इसका दूसरा फॉर्म बनाते हैं। बहुत सारा पॉसिबल्स है, उसमें से एक बनाया है। इसको जब रोटेट किए ना तो क्या हुआ, ये नीचे वाला ऊपर चला गया और ये दोनों नीचे चला गया। वो जो बना हुआ है ना उसको बोलते हैं स्टेगर्ड फॉर्म। स्टेगर्ड, ये कुछ ऐसा है, आप समझ सकते हो। फ्रंट कार्बन पर ये CH, इधर वाला CH, नीचे वाला CH। रियर कार्बन पर क्या है, ऊपर में CH, नीचे CH और इधर CH। तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज स्टेगर्ड फॉर्म। स्टेगर्ड फॉर्म, स्टेगर्ड सॉर्ट। स्टेगर्ड सॉर्ट। कल आपका क्लासेस है, कल सैटरडे है ना, कल इसको खत्म करेंगे और होगा तो रेजोनेंस शुरू करेंगे। रेजोनेंस, रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको शुरू करेंगे। ये खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं बचा है। इथेन में कॉन्फॉर्मेशन देखना है, ब्यूटेन में कॉन्फॉर्मेशन देखना है, और एक साइक्लोहेक्सेन। तीन ही सिस्टम हम लोग को पढ़ना रहता है। तो इथेन तो लगभग शुरू कर दिए हैं। इसमें बहुत सारा टर्म आता है। टॉर्जिनल स्ट्रेन क्या होता है, वेंडरवाल स्ट्रेन क्या होता है, डायहेड्रल एंगल तो ये लिखा दिया हूं, बट उसको समझाना है आपको। फिर ये दो तरह का प्रोजेक्शन हो गया। फिर एक्लिप्स फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म में कौन ज्यादा स्टेबल है, स्क्रू कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। तो ये क्या दोनों में डिफरेंस है, उसका हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी बनाना बताएंगे। इथेन का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम और ब्यूटेन का भी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ये सब चीजें पढ़ना है। तो ये फिर अगर हम साइक्लोहेक्सेन में बात करें तो उसका चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, ये सब कैसे बनाते हैं, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, ये सभी बताना है। पोल क्या होता है उसमें, वो भी बताना है। तो ये सब के साथ ये चैप्टर्स खत्म होगा। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के बाद रेजोनेंस कल ही स्टार्ट हो जाएगा। रेजोनेंस, रेजोनेंस भी लगभग कल तो नहीं होगा, कल खत्म नहीं होगा, कल 1.5 घंटा क्लास है, ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद मंडे को जो क्लास होगा, मंडे को रेजोनेंस भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो भी 1 तारीख से सोच रहे हैं, 1 तारीख से जो भी क्लासेस होगा उसमें हम आधा घंटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया करेंगे। और वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम नोट्स दे देंगे आपको, हम चीजें डिस्कस करवाएंगे, चीजें डिस्कस करवाएंगे। क्योंकि नोट्स लिखवाना अपने अपने टाइम किलिंग है। नोट्स लिखवाने से क्या होगा कि आपका कंटेंट वहां से चला जाएगा। अगर आप क्वालिटी कंटेंट जैसे अगर चाहते हैं तो आपको इतना थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कहीं पर तो अगर हमको बचाना है, टाइम बचाना है, तो क्या करेंगे, अपने लिखने वाला काम को वहां पर अवॉइड करेंगे। उसके जगह पर मैं समझा दूंगा क्या क्या है, और उसको आप घर में पढ़ोगे। अगर पढ़ोगे तो फिर ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी और ठीक है। चलो, तो ये न्यूमन प्रोजेक्शन, सौर प्रोजेक्शन हो गया। इसका न्यूमन प्रोजेक्शन से हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं यहाँ पे। तो कल क्लासेस आपका 10 बजे से ही होगा, 10 बजे से, फ्रॉम 10 o'clock, जो है ना 10 to 11:30, 10 o'clock से ही होगा।